चुनाव में हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़े और एक गरीब का बेटा पंचर बनाने वाला के बेटा को हम लोग ला के लड़ाए थे खरबपति के सामने। दुर्भाग्य था, उनके जाति का डीएम था, उनके स्वजाति एसडीएम थी और घाल मेल करके चुनाव जिता दिए लोग। नहीं तो हम लोग उनको हरा चुके थे एकदम। उमाशंकर सिंह चुनाव हार गए थे, वो तो पैसे के दम पे, प्रशासन के दम पे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम किए। पूरे जिले का पूरा पूर्वांचल का टिकट बसपा का टिकट इन्हीं के कहने पे भाजपा के तालमेल पे दिया गया था। जहां हमारा प्रत्याशी यादव का था वहाँ यादव लड़ाया, जहां मुसलमान था वहाँ अदर बिरादर को लड़ाए। इस तरह से बसपा ने टिकट दिया इनके कहने पर और उसी तरह से जो है कि पूर्वांचल में हम लोग जीते, इनको हराए। लेकिन दुर्भाग्य था कि पैसे के दम पे जीत गए। पैसे के दम पे जीत गए। तो हम लोग चुनाव, जनता यहाँ की चुनाव उनको हरा। क्या लग रहा है इस बार वही पैसा काम करेगा? इस बार काम नहीं करेगा। इसलिए कि उस बार जो स्थिति थी वो स्थिति अब नहीं है। क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए, उमाशंकर सिंह जी भी अब अस्वस्थ चल रहे हैं। ईश्वर करें जल्दी स्वस्थ हो जाएं। भाई विरोधी हम लोग हैं, ठीक है, लेकिन राजनीति अलग है। पहले इंसानियत है। हम लोग ईश्वर से दुआ करेंगे कि उमाशंकर सिंह ठीक हो जाए। सही रहेंगे तभी तो लड़ाई होगी। लेकिन जनता उनको अब नकार चुकी है, चूँकि वो स्वजाति लोगों के नेता है और दलित बैकवर्ड हर जात के लोग उनको वोट देता है। लेकिन केवल मदद अपने स्वजाति लोगों को करते हैं, मजबूत अपने स्वजाति लोगों को। किसी दलित को कहीं मजबूत नहीं किए। बहुत बड़ी उनकी कंपनी है। कंपनी में कहीं ड्राइवर रखे होंगे, गिट्टी टारने वाला रखे होंगे, लेकिन अच्छे अच्छे पदों पे सारे उनके जाति के लोग हजारों लोगों को मतलब रचना में किए हैं। छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन जो लिमिटेड है जी, उमाशंकर सिंह के जो क्षेत्रीय विधायक आपके 358 सड़क के, तो बड़े लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं उनके लोग हैं टोटल। और जो थर्ड के बाद जो फोर्थ क्लास के वो सारे पिछड़े लोग हैं। उसी में पिछड़ा और दलित को थोड़ा बहुत कहीं जगह दिया गया है। तो टोटल अपने स्वजाति लोगों को रखे, मतलब धूप में जो बेलचा मारते हैं। हाँ, धूप में जो बेलचा मारते हैं वहीं पे दलित और बैकवर्ड को स्थान दिए हैं। नहीं तो ये केवल अपने स्वजाति लोगों को मजबूत, हजारों लोगों को मजबूत किए हैं। हम लोग भी देख रहे हैं, चूँकि मैं बता रहा हूँ कि 20-22 साल हमको हो गया। मैं 2002-03 में क्षेत्र पंचायत का सदस्य अपने गांव से चुना गया था। उसी समय से समाजवादी पार्टी में हूँ और मजबूती से हूँ। मैं देख रहा हूँ। लेकिन किसी पिछड़े के बेटे को या दलित के बेटे को उन्होंने मजबूत नहीं किया, कभी नहीं। किसी हालांकि दलित का पूरा वोट लेते हैं मजबूती के साथ। दलित उनको पूरा मजबूती के साथ बसपा के नाम पर वोट दिया करते थे। अब दलित नहीं देगा। दलित समाज का वोट तो आपको पिछले चुनाव में आप लोग को भी मिला था, लेकिन फिर भी आधे से अधिक वोट दलित का वो पाए थे। इस बार वो भी नहीं मिलेगा। इस बार भी लग रहा है कि समाजवादी पर चढ़ेगा दलित वाला वोट। एकदम दलित समाजवादी के साथ जाएगा। कारण है दलित भी समझ गया है, दलित समझ गया है। मायावती जी चाहे जो भी डर हो, ईडी सीबीआई का डर हो, चाहे जो भी डर हो, वो भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप देखते हैं कभी भी उनका कोई आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो केवल अखिलेश जी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ बोलती है। बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती है। बीजेपी सरकार में है, काम सरकार को करना है, तो अखिलेश जी तो सरकार में नहीं है, इनका विरोध करके क्या फायदा है? आप बीजेपी के खिलाफ बोलिए ना। उनका भतीजा बोला, उनका भाई बोला, सबको पार्टी से निकाल दी। इसलिए कि क्या बहन जी डरती है क्या सरकार से? बहन जी को डर है जेल जाने का। कैसे? जेल जाने का डर है, क्योंकि भाई गांव का कोई प्रधान होता है तो 10 रुपया इधर उधर करता है। वो तो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और इस समय केंद्र में हो या प्रदेश में सरकार हो, ये केवल ईडी और सीबीआई के दम पे चल रही है। जो भी नेता आप देखें, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी भ्रष्ट नेता थे, जो अदर दलों में थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, जितने भ्रष्टाचारी हिंदुस्तान के हैं, बलात्कारी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी में। और इसीलिए बहन जी भी डरती हैं कि हो ना हो कहीं जेल में न जाना पड़े। इसलिए भाजपा मौन रहती हैं, अंदर अंदर भाजपा की मदद करती हैं। इसलिए दलित आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। दलित के बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। दलित की जो मुखिया है वो चुप बैठी है, मौन है, एक शब्द वो नहीं बोल पा रहे हैं, मौन है। कारण क्या है? क्या मजबूरी उनकी है? आज हम दलित को सुनने वाला कौन है? यदि अखिलेश जी नहीं जाते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला। इसलिए दलित समझ गया है कि अब मायावती जी केवल अपने आप को बचाने में लगी हैं और हम दलित का कोई सहारा नहीं। इसलिए एक सहारा माननीय अखिलेश जी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए दलितों का पूरा झुकाव अखिलेश जी के तरफ जा रहा है। मतलब 27 में कोई रोकेगा नहीं, अखिलेश यादव आएंगे। ईमानदारी से चुनाव हुआ तो भाजपा बेईमानी भी होता है ईवीएम को लेकर। पूरा हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से जीती है। ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो नगर पालिका का मेंबर भाजपा का कोई नहीं जीत पाएगा। ये स्थिति है हिंदुस्तान की। अभी आप देखें बम्बई में चुनाव हुआ,
करीब करीब 1 करोड़ वोटर बढ़ गए। ये बताइए कहाँ से इतना वोटर बढ़ गए? लोकसभा में उतना वोटर नहीं थे और 1 करोड़ वोटर बढ़ गए। इसी तरह से वो इधर उधर फर्जी करके बिहार में लगे हैं, बंगाल में लगे हैं। ये फर्जी वोट से, फर्जी ईवीएम से अधिकारियों को टोटल नीचे से ऊपर तक आरएसएस माइंड अधिकारी बैठा रखे हैं, आरएसएस माइंड जज बैठा सके। अब बताइए, अभी निशिकांत दुबे बोल रहा है कि चीफ जस्टिस जो है कि हिंदुस्तान में दंगा कराए। बताइए, चीफ जस्टिस दंगा कराएगा? निशिकांत दुबे जैसा आदमी संवैधानिक पद पे बैठा हिंदुस्तान के सबसे बड़े जज को चैलेंज कर रहा है और जज कुछ कर नहीं पा रहा है। आज तक एफआईआर नहीं हुआ है, आज तक कभी मामला दर्ज नहीं हुआ है। गया है कोर्ट में लेकिन दर्ज नहीं हुआ है। तो पूरे नीचे से ऊपर तक सिस्टम में आरएसएस के लोग बैठे हैं, आरएसएस माइंड लोग बैठे हैं। आज हम दलित पिछड़ों का कोई सहारा है तो अखिलेश यादव है। पूरे हिंदुस्तान, अभी देखिए कुछ दिन पहले यादवों को थार से यादव के लड़के जा रहे थे, उनको मार दिया गया, गोली मार दिया गया। ये बताइए, हम अच्छा कपड़ा पहने, हम अपने कमाई से पहन रहे हैं, हम गाड़ी, हमारे बच्चे गाड़ी से चल रहे हैं तो हम हमारे कमाई से चल रहे हैं, फिर भी ये आरएसएस और मनवादी सोच के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। हम गरीब दलित बैकवर्ड के लोग अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, गाड़ी से नहीं चल सकते हैं। यही रामराज की कल्पना कर रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगभग 8000 प्राइमरी विद्यालय बंद हुए और उतना ही दारू के अड्डे खोले गए। आरएसएस आज के परिवेश में आरएसएस अपने मिशन में कामयाब है। आरएसएस का सोच रहा है हमेशा से कि जितनी भी मलिन बस्तियां हों उनके अगल बगल दारू की दुकानें हो, मंदिर हो, औरतें पूजा करें और उनके मर्द दारू पिए, बच्चे पढ़ाई से वंचित रहेंगे। इस बार देखा जाए जो वेंडर है, ठेकेदार हैं जो दारू के, जी देसी को भी अंग्रेजी दे दिया गया है, प्लस बियर दे दिया गया है। अगल बगल हर 300-400 मीटर पे कॉर्नर पे मिल रहे हैं। जैसे आपके बगल में देख लीजिए, तमाम जगह पे देसी तो था ही, वहाँ बियर भी रख दिया गया है। जो नई जनरेशन है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंपोजिट बियर ऐसा है कि देखिए, मैं आपको कहा है कि आरएसएस अपने मिशन में कामयाब है। आरएसएस पूरे सरकार को चला रही है। आरएसएस का सोच हमेशा से यही रहा है कि जितनी भी मलिन बस्तियाँ हों उनके आजू बाजू दारू की दुकानें हों, मर्द दारू पियेंगे, झगड़ा करेंगे, और जो परिवार का कोई भी परिवार आप देखे होंगे अगल बगल का, जो पियक्कड़ हो जाएगा उसका परिवार पिछड़ जाएगा। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, औरतें पूजा में लगी रहें, आदमी जो है कि दारू पिए और बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो जो भी भाजपा के लोग कहेंगे वो सुनेंगे। जैसे पहले होता था, पहले अनपढ़ लोग थे, हरवाई चरवाई करते थे, खाना भी मिलता था, नहीं मिलता था, मारपीट होता था। आज कुछ लोग पढ़ लिख कर जो कि अधिकारी बने, कर्मचारी बने, नेता बने, तो इस चीज़ को उनको तकलीफ है, इसलिए दारू की दुकानें बढ़ाई गए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 8000 नई दुकानें बढ़ाई गई हैं। हर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे दारू की दुकानें खुली गई और स्कूल बंद हो रहा है। ओम प्रकाश पियरका चाचा बड़े मंच से आगाज करते थे कि दारू को बंद कर दिया प्रदेश से, हालांकि अब इस तरह की आवाज़ें नहीं जा रही है। क्या लग रहा है, दारू बंद होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक हमारा मत है, दारू तो बंद होना चाहिए। कई प्रदेश में बैन है, कई प्रदेशों में बंद है, गुजरात में बंद है, बिहार में बंद है, फिर यूपी में क्यों नहीं बंद हो रहा है? लोग कहते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था चलती है। मैं कहता हूँ दारू से जितना नुकसान है उतना किसी से नुकसान नहीं है। कितने घर टूट गए, कितने घर टूट गए, कितने लोग चले गए। 90% जो रोड पे एक्सीडेंट होता है वो दारू की वजह से होता है। कहीं ना कहीं कोई बीमा कराया हो या सरकार से किसान सम्मान निधि, किसान जो दुर्घटना बीमा है वो सरकार से लेता है ना। चलिए, अंतिम सवाल होगा, क्या अखिलेश यादव जी सरकार में अगर लौटते हैं, जी शासन सत्ता में आएंगे प्रदेश में, जी, तो जो लैपटॉप वितरण था, बच्चियों को जो शिक्षा का व्यवस्था है जो उन्होंने चलाते थे, क्या वो फिर से पुनः व्यवस्था लौटेगी? एकदम लौटेगी, एकदम। अखिलेश यादव एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और उनका काम दिखा। आज भी बीजेपी उन्हीं के फिर कराए हुए कार्यों पे चूना पोत के अपना कह रही है। अखिलेश यादव यदि पुनः मुख्यमंत्री बनना ही बनना है, बनेंगे, फिर बच्चियों को लैपटॉप दिया जाएगा, बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा। जो 100 नंबर 100 रुपये की बन के रह गई है उसको फिर दुरुस्त किया जाएगा, फिर पुनः अपने जगह पर पुनः अपने जगह पर लाया जाएगा। कानून व्यवस्था जो आज थाना और तहसील दलाली के अड्डे बन गए हैं, जो काम 150 रुपये में होता था वो 5500 में होता है, उसको ख़त्म करवाया जाएगा। हम लोग स्वयं मुख्यमंत्री जी से जाके मिलेंगे यदि बन जाते हैं तो, कि थाने तहसील जो भाजपा के लोग दलाली का अड्डा बनाए उसको ख़त्म कीजिए और जनहित में कार्य हो, देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, बच्चे शिक्षित हों, शिक्षित समाज होगा तभी देश का विकास होगा। चलिए, देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी लीडर ने कहा कि अगर हमारे नेता यानी अखिलेश यादव लौटते हैं शासन सत्ता में, और लौटेंगे अवश्य हो, तो कहीं ना कहीं जो उनकी नीतियां है, जो कार्यशैली है, वो काबिल तारीफ है और भी
जो कि विकास की जो उनकी गति है वो तेज़ दिखाई देगी। जैसे बच्चों को उन्होंने लैपटॉप वितरण किया था, छात्रवृत्ति पर फोकस किया था, तमाम ऐसे पहलू थे छात्रों को लेकर के जो उन्होंने काफ़ी अग्रसर किया था, वो सारा कुछ जो कि धरातल पर दिखाई देगा। हालांकि उनकी जो सिस्टम को हम बताते चले तो कोई वंचित नहीं है, सभी लोग देखे हैं, भली भांति उसका लाभ भी लिए हैं। यानी कि इन्होंने कमर कस लिया है। 27 में अखिलेश यादव को गद्दी पे बैठाएंगे और रसड़ा में भी भूचाल आने वाला है। उमाशंकर सिंह को भी ये हिलाने वाले हैं समाजवादी पार्टी लोग। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम ये चेहरे और लीडर कह रहे हैं। क्या रूपरेखा जनता से क्या कहेंगे? अब तो परिवर्तन दिखाई दे रहा। 27 में जिस तरह लोगों ने कहा कि पिछली बार चाला चबवा दिया, लेकिन इस बार छोड़ेंगे नहीं उमाशंकर सिंह को। जी एकदम नहीं छोड़ेंगे, एकदम नहीं छोड़ेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और एक चीज़ आपको बता दें, जो आतंकवादी घटनाएं हुई पहलगाम अब तक जो इसके पहले पुलवामा घटना हुई थी जी, उसमें जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया, महासचिव समाजवादी पार्टी बनी कि आज तक पता नहीं चला कैसे। तो सही बात है, 350 किलो RDX कहाँ से आया? इनपुट मिल चुका था कि कोई बड़ी वारदात सैनिकों के साथ हो सकता है। सैनिकों ने, उनके अफसरों ने मांग किया था हवाई यात्रा के लिए, हवाई जहाज से हम लोग को भेजा जाए, लेकिन इनपुट मिलने के बाद भी उन लोग को बाई रोड भेजा गया। लेकिन वही कि 350 किलो RDX कहाँ से आया, कौन लाया, कैसे लाया, आज तक पता नहीं चला। दूसरी चीज़ देखिए, हमारे नेताजी जब इस देश के रक्षा मंत्री बने, उसके पहले जो भी सैनिक, जो देखिए एक बात आपको बता दें, लकीर 3 प्रकार की होती है। एक पानी में लकीर, एक बालू पर लकीर, एक पत्थर पर लकीर। पानी में लकीर खींचते जाएंगे, मिटती जाएगी। बालू पर लकीर खींचेंगे, हवा का झोंका आएगा, खत्म हो जाएगी। लेकिन वही लकीर अगर पत्थर पर खींच दी जाए तो अमिट हो जाती है। नेताजी जब मुख्यमंत्री पहली बार बने तो सैनिकों की लाश उनके परिवार तक नहीं आती थी, बेल्ट और टोपी आती थी, सिर्फ टोपी, वर्दी और साथ में 1 लाख रुपया। नेताजी मुख्यमंत्री थे, कोई घटना घटी थी, आतंकवादी घटना, एक सैनिक शहीद हुआ था। नेताजी मुख्यमंत्री होते हुए उसके दरवाजे पर गए पुछार करने के लिए। वहाँ बहन आती है, बहन आकर कहती है कि जब से मैं होश संभाला हूँ अपने भाई को राखी बांधते हुए बड़ा हूँ, हमारा भाई हुआ, लेकिन शहीद होने के बाद मैं अपने भाई का चेहरा नहीं देख पाई। माँ कही कि मैंने अपने छाती का दूध पिला करके बच्चे को बड़ा किया और मरने के बाद अपने बेटे का चेहरा नहीं देख पाता हूँ नेताजी। पत्नी आती है, कहती है कि मैंने अपने पति के साथ 7 फेरा लिया, 7 जन्म का कसम खाया, 7 जीने मरने का, लेकिन मेरा पति मर गया, मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही हूँ। नेताजी को वही साक लगा और वही प्रण किए कि कभी भी मुझे भविष्य में मौका मिलेगा तो मैं सैनिक सम्मान के साथ उस परिवार तक, जो सैनिक शहीद होगा उसके परिवार तक लाश जाएगी। नेताजी जब रक्षा मंत्री बनते हैं, पहला काम उन्होंने जियो लागू किया कि आज से कोई अगर मेरा शहीद बॉर्डर पर शहीद होता है तो उसकी लाश उसके घर तक, उसके घर के नज़दीक एयरपोर्ट तक जहाज से जाएगी और वहाँ से सैनिक सम्मान के साथ उसके घर लाश जाएगी और साथ में 10 लाख रुपया। ये नेताजी ने जो कहा, ये जो पत्थर पर लकीर है, पत्थर पर लकीर खींचा। और एक चीज़ आपको बता दें, किसी बड़े मंत्री, किसी उद्योगपति के बच्चे सैनिक में भर्ती नहीं होते हैं। एक मजदूर का बेटा होता है या किसी गरीब का बेटा होता है जो सीमा पर रखवारी करता है। किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन नेताजी ने महसूस किया और जियो लागू किए। तभी से जो भी सैनिक शहीद होते हैं उनकी लाश उनके घर आती है, साथ में 10 लाख रुपया, और वही परिपाटी चल रही है आज करोड़ों रुपया। लेकिन सरकार यहाँ भी आज जो ये घटना घटी है जो कुछ दिन पहले, वहाँ भी जात देख करके अनुदान दे रही है। बड़ी जात के लोग जो मरे हैं
उनको 10 लाख और छोटी लोगों को 6 लाख। इस तरह की सूचनाएं हैं। और शर्म की बात तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश से आते हैं, जैसे भैया ने बताया विदेश से आते हैं, तो यहाँ के लोग खुश होते हैं इस देश के कि चलो मेरा प्रधानमंत्री अब आ रहा है देश में, हम पाकिस्तान पर मतलब चढ़ाई करेंगे, कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा। और आते हैं चले जाते हैं बिहार चुनाव प्रचार करने। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि मुख्यमंत्री जी जो वहाँ के हैं नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी दोनों लोग हंस रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री या कोई राजा, प्रधानमंत्री का राजा ही ना है हमारे देश के, बिल्कुल, तो पूरा देश उनका परिवार है। अगर किसी के परिवार में कोई घटना घट जाएगी, वो कितना संवेदनशील है, इस चीज़ को गौर करिएगा। कितना जनता के प्रति संवेदनशील है। और संवेदनशील क्या होंगे जो अपने पिता के प्रति संवेदनशील माँ के प्रति नहीं हो सकता है, उस देश के प्रति क्या हो सकता है। और जाते हैं और दोनों लोग हंसी ठिठोली कर रहे हैं। जैसे तमाम, यही नहीं, भाजपा माइंडेड के लोग भी आज मोदी जी से खफा है। उनके व्यवहार से, उनके जो रवैया इस समय चल रही है पाकिस्तान के प्रति, नाराज है। अभी मेरा साथी एक जो भाजपा के वो किसी पद पे है, वो कहे, अभी हम लोग मिले थे LIC में, वो कहे कि एकदम ये लोग गलत कर रहे हैं, लड़ाई ठन जानी चाहिए, हम तोड़ जवाब देना चाहिए। इसी के बाद अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि मेरे साथ फ्रेम में समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष रखा और बहुत ही मजबूती के साथ अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं आगाज करेंगे। 2027 में ये लोग CM बनाएंगे और साथ ही साथ रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह को भी जोरदार टक्कर देकर अपना विधायक खड़ा करेंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये टोटल समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद।